नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तिवारी लीगल सॉल्यूशन में। दोस्तों, मैं अनुराग तिवारी आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो है वारंट ट्रायल के विषय में कि वारंट ट्रायल क्या होता है और इसका जिक्र भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के किस अध्याय में किया गया है। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने अपने वीडियो में देखा था सेशन ट्रायल। उसमें हमने आपको बताया कि जिसमें 10 साल की सज़ा होती है उसमें कैसे क्या होता है। फिर हमने आपको समन केस के बारे में बताया, समरी केस के बारे में बताया। आज हम आपको बताएंगे कि वारंट ट्रायल में क्या होता है। वारंट ट्रायल दोस्तों, ये सीआरपीसी की धारा, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 238 से लेकर के और 250 तक का जिक्र वारंट ट्रायल में किया गया है। ये चैप्टर 9 में अध्याय 19 में चैप्टर 9 में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में वारंट ट्रायल के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जिसमें धाराएं हमारी आती हैं 238 से लेकर के 250 तक धाराएं होती हैं। अब दोस्तों, बात आती है कि वारंट ट्रायल होता क्या है, वारंट ट्रायल किन किन मामलों में होता है। दोस्तों, वारंट ट्रायल उन मामलों में होता है जिनमें सजा 2 साल से ज़्यादा की होती है। मतलब ये गंभीर प्रकृति का अपराध होता है। ये जो अपराध होता है ये बहुत ही गंभीर प्रकृति का होता है, सीरियस ऑफेंसेस होते हैं। इनमें सजा 2 साल से ऊपर की होती है। और समन केस में हमने पढ़ा था कि हमने समरी केस में पढ़ा था कि 2 साल से अंदर की सजा होती है, वो उसमें समरी ट्रायल चलता है। बट जिसमें सजा 2 साल से ज़्यादा की होती है उसमें हम वारंट ट्रायल चलाते हैं, वारंट ट्रायल। तो दोस्तों, ये हमने जाना कि वारंट ट्रायल किन मामले में होता है। जिनमें 2 साल से ज़्यादा की सजा होती है उनमें वारंट ट्रायल लागू होता है। दोस्तों, इस अध्याय में हमको ये बताया गया है कि वारंट ट्रायल 3 तरह के मजिस्ट्रेट भी कर सकते हैं, जिसमें होता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजेएम, जिसको कि 7 साल तक की सजा देने का पावर होता है सीजेएम को। मतलब सभी मजिस्ट्रेटों में जो सीजेएम होता है उसको सबसे उच्च श्रेणी का मजिस्ट्रेट माना गया है, जिसको पावर होती है 7 साल तक की सजा देने की पावर सीजेएम के पास होती है। उसके बाद आते हैं फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को 3 साल तक की सजा देने का अधिकार होता है और 5,000 रुपये तक का जुर्माना ये लगा सकते हैं। ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है। और फिर आता है सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को सिर्फ और सिर्फ 1 साल की सजा देने का अधिकार होता है और 1 साल तक और 1,000 रुपये तक का जुर्माना ये लगा सकते हैं। दोस्तों, तो वारंट ट्रायल शुरू होने से पहले मैंने आपको जो बातें बताई हैं उनको आप बहुत गौर से सुनिएगा। आशा है आपने सुन लिया होगा जो मैंने बताई आपको। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि जिनमें 2 साल से ज़्यादा की सजा होती है उसमें वारंट ट्रायल चलता है। ये सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं और इनको सीजेएम या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट इसको देखता है इन मामलों को। और अगर सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को हाई कोर्ट ने एम्पावर्ड कर दिया तो वो भी देख सकता है। वैसे जनरली ऐसा बहुत कम होता है। जब सीजेएम के पास काम का लोड ज़्यादा होता है या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास काम का लोड ज़्यादा होता है, तब ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट एम्पावर्ड कर सकता है सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को इस तरह का विचारण चलाने में। दोस्तों, अब आती है बात कि वारंट ट्रायल में 238 से लेकर के 250 तक में क्या क्या प्रक्रियाएं बताई गई हैं, कैसे मजिस्ट्रेट साहब किन किन प्रक्रियाओं के तहत अभियुक्त को सजा सुनाते हैं। तो दोस्तों, वारंट ट्रायल को हमने यहाँ पे 2 सेक्शन में बांटा है। बांटा किस लिए, ये आप पूछिए, बांटने का कारण होगा। हमने वारंट ट्रायल को 2 पार्ट में इसलिए बांटा है। पहला पार्ट है हमारा जो धारा 238 से लेकर के 243 तक बताई गई है, और दूसरा पार्ट है वो है 244 से लेकर के 250 तक बताई गई है। अब इसको 2 पार्ट में बांटा इसलिए गया है कि वारंट ट्रायल में 2 तरह के ट्रायल चलते हैं, 2 तरह के केस चलते हैं। इसके अंदर भी आप बहुत कंफ्यूज मत हो जाइएगा सुन करके, बहुत सिंपल सी बात है। वारंट ट्रायल के अंतर्गत 2 तरह के ट्रायल चलते हैं, 2 केस आते हैं। पहले केस में क्या होता है, जब कोई अपराध घटी, कोई घटना घटी तो जो पुलिस होती है वो मौके पे पहुंच गई। वहाँ पे कोई कंप्लेनेंट और नहीं है पुलिस के अलावा, पुलिस नहीं वो अपराध करते हुए देखा, अपराध करते हुए पाया, तो पुलिस घटना वाले स्थान पे गई, जिसने अपराध किया अपराधी को पकड़ा और मजिस्ट्रेट के सामने ले आई। तो यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर उसकी कंप्लेंट लिखता है, उसको गिरफ्तार करने के लिए प्रयास करता है, उसको पकड़ता है, उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने का प्रयास करता है,
मतलब जो पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचा और उसी ने अपनी आंखों से घटना होते हुए देखा, उसको हम शिकायतकर्ता, उसको हम कंप्लेनेंट कह सकते हैं या परिवादी कह सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ गौर करने वाली बात है, धारा 238 से लेकर के और 243 तक में सिर्फ उन ट्रायल की बात करी गई है, मतलब उन अपराध की बात करी गई है जिनमें कंप्लेनेंट पुलिस वाले होते हैं, मतलब जिनमें कंप्लेनेंट सिर्फ और सिर्फ पुलिस वाले ही होते हैं, उनकी पुलिस वाले होते हैं, उनमें 238 से लेकर के 243 तक की प्रक्रिया बताई गई है दोस्तों। मतलब जो ऑफेंसेस पुलिस रिपोर्ट पे आधारित होते हैं, मतलब पुलिस रिपोर्ट क्या होता है, अभी सुन लीजिए कि पुलिस रिपोर्ट क्या होता है। पुलिस रिपोर्ट वो होता है जो भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के सब सेक्शन 2 में लिखी गई है। आपको इसको पढ़ने की आवश्यकता है। अब भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की 173 की जो उपधारा 2 है, उसमें उसके अंतर्गत पुलिस वाले जो भी प्रपत्र, जो भी दस्तावेज, जो भी कागज मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करते हैं, उसको पुलिस रिपोर्ट बोलते हैं, जिसको हम लोग चार्जशीट के नाम से भी जानते हैं। जब चार्जशीट पुलिस वाले ने 173(2) के अंतर्गत कोर्ट में दाखिल कर दिया, तो अब मजिस्ट्रेट साहब उस पुलिस रिपोर्ट को देखेंगे, उसको समझेंगे क्या ये झूठा है कि सही है। जो पुलिस वालों ने जो बयान लिया है 161 का या 164 का, जो कुछ भी हो, वो सब वो मजिस्ट्रेट साहब पढ़ेंगे, उसको देखेंगे, समझेंगे, और उसके बाद वो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 के तहत उस पर संज्ञान लेंगे। मतलब जब पुलिस रिपोर्ट कोर्ट में आ गई, तो उसके बाद उस रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट साहब ने देखा, उसको समझा, पुलिस वालों के तमाम एविडेंस देखे, पुलिस वालों ने जो विवेचना के दौरान इन्वेस्टिगेशन किया था, उन सभी कागजों को, उन सभी दस्तावेज को देखा और समझा, और तब उनको लगा कि हाँ, ये केस शुरू होने के लायक है। ये काम इन्होंने किया, ये काम मजिस्ट्रेट साहब ने किया 190 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत उन्होंने संज्ञान ले लिया। अब दोस्तों हमारा जो मेन टॉपिक है वो आता है 238 दंड प्रक्रिया संहिता वारंट ट्रायल में क्या होता है। वारंट ट्रायल 238 दंड प्रक्रिया संहिता में केस ओपन होगा। दोस्तों यहाँ मैंने आपको एक बात नहीं बताई, थोड़ा मैं आपको बताना भूल गया, सिर्फ एक लाइन की बात है दोस्तों। 238 शुरू होने से पहले, जस्ट पहले 207 का कंप्लायंस होता है। 207 का कंप्लायंस मतलब ये है कि जब पुलिस वाले जज साहब के सामने अपनी पुलिस रिपोर्ट पेश करते हैं, तो पुलिस रिपोर्ट में जो भी दस्तावेज, जो भी कॉपियाँ, जो भी कागजात, जो भी एविडेंस, जो भी बयान होते हैं, उन सभी चीज़ों को बिना किसी पैसे के निःशुल्क जो अभियुक्त है उसको दिया जाता है, कि कभी अगर वो भी कोई वकील करना चाहे इस मुकदमे में, तो अपने वकील को वो चीज़ें उपलब्ध करा सकें जिससे वो भी अपनी प्रतिरक्षा कर सके। तो एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट 207 CRPC के तहत प्रोवाइड कराई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट पुलिस रिपोर्ट में, ठीक है। फिर मजिस्ट्रेट साहब ने 190 पे संज्ञान लिया और उन्होंने मतलब पुलिस रिपोर्ट को देखा, पढ़ा, समझा, और फिर उनको लगा कि हाँ केस तो बन रहा है, केस चलने लायक है, तो फिर उन्होंने केस को आगे बढ़ाया। अब आगे कैसे बढ़ाया, अब केस स्टार्ट कौन करेगा, मतलब मजिस्ट्रेट के समक्ष पुलिस रिपोर्ट आ गई, पुलिस रिपोर्ट को जज साहब ने पढ़ लिया, समझ लिया, लेकिन ये केस ओपन कौन करेगा। ओपन करने का मतलब ये है कि जैसे कोई मामला, जैसे पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष आई, तो उस पुलिस रिपोर्ट को कोई जज साहब के सामने पेश करेगा, कोई पैरवी करेगा। ये नहीं कि पुलिस वाले रिपोर्ट लाके सीधे जज साहब को दे दिया, नहीं। पुलिस वाले जो पुलिस रिपोर्ट लाते हैं, वो कोर्ट में लाते हैं, तो सबसे पहले उसको APO देखता है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो उसको देखता है, ठीक। वो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 301 और 302 के तहत उस केस को ओपन करेगा, ठीक। ओपन करेगा मतलब कंडक्ट करेगा, शुरू करेगा, ठीक है। उसने शुरू किया, उसके पास फाइल गई और अब 238 में केस पूरा ओपन हो गया। अब जज साहब पुलिस रिपोर्ट पूरा देख लिया, ठीक। अब पुलिस रिपोर्ट देख करके उनको लगा कि नहीं, इसमें कोई केस नहीं बनता है, ये केस चलने लायक नहीं है, झूठा मुकदमे फंसाया गया है किसी अभियुक्त को, तो वो 239 के तहत उसको डिस्चार्ज कर देंगे। CRPC की धारा 239 के तहत अभियुक्त को डिस्चार्ज कर देंगे अगर उनको पुलिस रिपोर्ट देख के ऐसा एहसास हुआ कि ये मुकदमे में दम नहीं है, पुलिस वालों ने झूठा फंसाया है या कुछ और कारण है,
प्राइमा फेसाई देखा गया कि कोई मामला नहीं बन रहा है तो डिस्चार्ज कर देंगे 239 CRPC में। उसके बाद लगा कि नहीं, बात में दम है, मुकदमे में दम है, केस चल सकता है, तो जज साहब जो है 240 CRPC के तहत फ्रेम चार्ज करेंगे, मतलब जो चार्ज है उसको फ्रेम करेंगे, धाराएं लगाएंगे कि क्या क्या धारा अभियुक्त के ऊपर बन रही है। वो जब धारा लगाएंगे तो बाकायदा अभियुक्त को कोर्ट में बुला करके उसको पूरा पढ़ के सुनाएंगे कि आपके ऊपर ये धाराएं लगी हैं, आपके ऊपर ये अपराध चलाया जाता है, क्या आपको अपना अपराध स्वीकार है, क्या आपने जो अपराध किया उसकी गिल्टी आपको है कि नहीं है। ये चीज़ मजिस्ट्रेट साहब 240 के तहत उससे पूछ लेते हैं। जब वो चार्ज फ्रेम करते हैं तो उसी समय उसको तुरंत बता देते हैं, फ्रेम करने के तुरंत बाद ही उसको बता देते हैं कि आपके खिलाफ मैं ये धाराएं लगा रहा हूँ, उसको बोलते हैं इंग्लिश में चार्ज फ्रेम करना, चार्ज फ्रेम कर रहा हूँ, क्या आप अपना गलती मानते हैं जो आपने अपराध किया है। तो अगर अभियुक्त ने ये कह दिया कि हाँ मुझे बहुत पश्चाताप है, मुझे पछतावा है, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ, उससे गलती हो गई, तो अब ये मजिस्ट्रेट के ऊपर है। जब जज साहब ने पूछा, मजिस्ट्रेट साहब ने पूछा कि हाँ कि आपने गलती मान रहे हैं, अगर अभियुक्त ने कह दिया हाँ मैं मान रहा हूँ, तो मजिस्ट्रेट साहब का ये अपना दिमाग है, अपना जुडिशियल पावर है कि वो चाहें तो उसको गलती एक्सेप्ट करते ही उसको वो कन्विक्ट कर दें या ट्रायल के लिए आगे बढ़ाएं, ये उनके ऊपर है। तो अगर कन्वर्ट करेंगे तो धारा 241 CRPC के तहत उसको कन्वर्ट कर देंगे, उसको कन्वर्ट कर देंगे, उसको दे देंगे सजा। कन्वर्सन का मतलब हो गया सजा देना, 241 में उसको सजा दे दी। और अगर उसने ये कहा अभियुक्त ने कि नहीं मुझे अपनी गलती स्वीकार नहीं है, मुझे ट्रायल क्लेम करना है, मैं ट्रायल लड़ूंगा, मैं प्रयास करूंगा, अपनी बेगुनाही साबित करूंगा, तो जज साहब क्या कहते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 242 वारंट ट्रायल में जज साहब कहते हैं प्रोसिक्यूशन से, अभियोजन पक्ष से कहते हैं, मतलब पुलिस वालों से कहेंगे कि भैया ठीक है आप अपने एविडेंस लाइए कोर्ट में, आप दिखाइए, अपने गवाह लाइए, अपने बयान लाइए, कोर्ट के सामने क्रॉस एग्जामिनेशन करिए। तो 242 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 के उपधारा 2 के तहत प्रोसिक्यूशन को अगर किसी को बुलाना है कोर्ट के सामने, अपनी चीज़ों को लाना है, किसी विटनेस को बुलाना है, किसी गवाह को बुलाना है, तो वो मजिस्ट्रेट साहब के सामने एक एप्लीकेशन लगाएंगे और मजिस्ट्रेट साहब से ये निवेदन करेंगे कि हमको फला आदमी को कोर्ट में बुलाना है, इसका विटनेस कराना है, इसकी गवाही करानी है, जिसकी परमिशन मजिस्ट्रेट साहब प्रोसिक्यूशन को देंगे, अभियोजन पक्ष को देंगे। और आपको यहाँ एक बात गौर करने के लिए बता दूँ कि जितने भी विटनेस कोर्ट में लाएगा अभियोजन पक्ष, जो प्रोसिक्यूशन में पार्टी है, वो जितने भी विटनेस कोर्ट में लाएगा उन सबकी लिस्ट कोर्ट में वो दाखिल करेगा और उसके बाद विटनेस होगा, उसके बाद क्रॉस होगा। और अगर किसी एक मतलब प्रोसिक्यूशन को एक तारीख मिल जाएगी, एक डेट मिल जाएगी अपने एविडेंस लाने के लिए कि हाँ ठीक है मैं आपको आपका आदेश मतलब आपका निवेदन मानता हूँ, आप जाइए और फला तारीख को अपने विटनेस लेके आइए। उसके बाद विटनेस का एग्ज़ाम होगा, जो डेट लगी थी उस डेट पे विटनेस का एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर किसी एक विटनेस को छूट गया है एग्ज़ाम लेने के लिए तो बाकी का क्रॉस को थोड़ी देर के लिए वो रोक सकते हैं। मतलब अगर कोई एक विटनेस छूट गया है मुख्य एग्ज़ाम के लिए तो बाकी सबका भी क्रॉस जज साहब को समय के लिए रोक सकते हैं, ऐसा उनको पावर है। तो ये हो गया धारा 242 CRPC की धारा 242, जिसके तहत प्रोसिक्यूशन को विटनेस को बुलाने के लिए एक डेट लग जाएगी और उस डेट में प्रोसिक्यूशन को अभियोजन पक्ष को वो विटनेस लेके कोर्ट में आना है। और उसके बाद सबसेक्शन 2 में ये कहा गया है कि अगर प्रोसिक्यूशन किसी और को बुलाना चाहे, किसी आदमी को या किसी अभियुक्त को या कोई दस्तावेज कोर्ट में लेके आना चाहे किसी के द्वारा, या किसी को बुलाना चाह रही है, उससे कुछ मुख्य गवाही करनी है, क्रॉस करना है, तो उसके लिए भी वो एप्लीकेशन लगाएगी, मजिस्ट्रेट साहब उसको भी बुलाने के लिए आदेश दे देंगे CRPC के धारा 242 2 उपधारा के तहत। और उपधारा 3 में ये पावर भी दी गई है CRPC की धारा 242 समरी ट्रायल में ये भी दी गई है ये पावर कि अगर किसी विटनेस का एग्ज़ाम चलिए हो रहा है, ठीक है, जो डेट लगी थी उस पर एग्ज़ाम हो रहा है, और अगर किसी एक विटनेस का मुख्य गवाही छूट गई है तो वो बाकी सबके क्रॉस भी कुछ समय के लिए रोक सकते हैं, ऐसा पावर है उनको। अब 242 CRPC तक
अभियोजन पक्ष ने अपने सारे विटनेस, सारे गवाह कोर्ट में ला दिए, रख दिए। जज साहब ने उसको सुन लिया, देख लिया, पढ़ लिया। अब जज साहब की बारी है, जो अभियुक्त है उसको अपने बचाव के लिए। अब जज साहब अभियुक्त से कहेंगे कि भैया अब अभियोजन पक्ष ने अब सारे अपने गवाह, सारे सबूत कोर्ट में ले आए हैं, अब आप जाइए अपने गवाह सबूत आप लेके आइए कोर्ट में। धारा 243 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत वारंट ट्रायल में मजिस्ट्रेट साहब अभियुक्त को ये निर्देश देंगे कि जाइए आप अपने लॉयर की मदद से विटनेस लाइए, गवाह लाइए, सब कुछ लाइए, कोर्ट में पेश करिए। अब 243 की उपधारा 1 के तहत अभियुक्त पक्ष, जो अभियुक्त का जो डिफेंस लॉयर है, जो प्रतिरक्षा करने वाला वकील है अभियुक्त का, उसको अगर लगे कि यहाँ किसी आदमी के पास इस केस से जुड़े जरूरी दस्तावेज हैं जिसको कोर्ट में दिखाने से हमारा अभियुक्त निर्दोष साबित हो सकता है, छूट सकता है, या किसी को बुला के मुख्य गवाही करनी है, या कोर्ट से किसी को बुलाना है, तो उसको समन करने के लिए, मतलब उसको बुलाने के लिए भी अभियुक्त का वकील कोर्ट में आग्रह कर सकता है। यहाँ जो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ आपकी जानकारी के लिए कि अगर जज साहब को, अगर मजिस्ट्रेट साहब को ऐसा आभास हो रहा है कि अभियुक्त का जो वकील है वो जिनको बुलाने की बात कर रहा है, उनको बुलाने से न्यायालय का समय नष्ट होगा, या इनकी मंशा ऐसी है कि न्यायालय का समय नष्ट हो, थोड़ा लंबा मामला खींचे, थोड़ा ट्रायल लंबा खींचे, इसीलिए ये फालतू लोगों को बुला रहा है, ऐसा अगर एहसास मजिस्ट्रेट साहब को हो गया तो वो तुरंत ही आपके आवेदन को खारिज कर देंगे, वो फिर नहीं बुलाएंगे। तो दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप ट्रायल को लंबा खींचना चाह रहे हैं। आप मजिस्ट्रेट साहब से क्या कह रहे हैं, वो उनकी इच्छा है कि बुलाएं या ना बुलाएं, लेकिन बुलाते हैं। अगर उनको लग गया कि आप फालतू बुला रहे हैं समय नष्ट करने के लिए, तो नहीं बुलवाने देंगे, नहीं तो बुलाने देंगे। तो 243 CRPC में अभियुक्त पक्ष ने अपने सारे विटनेस, सारे गवाह दे दिए, ठीक, और उनकी इच्छा है तो अभियोजन पक्ष के किसी विटनेस से 243 में उन्होंने उनसे क्रॉस कर लिया, पूछ पाछ लिए, सब कुछ ठीक है। अब आता है भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा वारंट ट्रायल में 314 में आर्गुमेंट होगा, फाइनल बहस होगी, अभियोजन पक्ष का वकील, अभियुक्त पक्ष का वकील दोनों मिलेंगे, बहस करेंगे, और 248 भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा वारंट ट्रायल में एक जजमेंट आ जाएगा, फाइनल आदेश हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ हमारा वारंट ट्रायल ख़त्म होता है। एक बार मैंने जो बोला मैं आपको संक्षेप में फिर से पूरा बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले 207 का कंप्लायंस करने के बाद अभियुक्त पक्ष को फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी दिलाई जाएगी, वो सब दस्तावेज अभियुक्त को दिए जाएंगे जो पुलिस वालों ने तैयार किए हैं। उसके बाद 190 के तहत जब मजिस्ट्रेट साहब उस पुलिस रिपोर्ट को देखेंगे, समझेंगे, अगर उनको लगेगा कि अगर मतलब मुकदमे में दम नहीं है, ख़राब मुकदमा है, अभियुक्त को निर्दोष फंसाया गया है, तो उसको वहीं पे छोड़ देंगे, और अगर लगा नहीं मुकदमे में दम है तो फिर वो केस को ओपन करा देंगे। केस ओपन होगा 238 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत केस को ओपन कौन करेगा? 301 और 302 की पावर है एपीओ को इस केस को ओपन करने की। एक केस ओपन कर लेंगे, और 239 में अगर इस साहब को लगा कि कोई मामला नहीं बन रहा है तो उसको डिस्चार्ज कर देंगे, और अगर लगा कि मामला बन रहा मतलब मुकदमा करने लायक है तो 240 में चार्ज फ्रेम कर देंगे, और फिर 241 में वो, और 240 में चार्ज फ्रेम करने के बाद जब वो अभियुक्त से पूछेंगे कि भैया क्या आपको अपनी गलती स्वीकार, अगर उसने अपनी गलती मान ली तो 241 में उसको कन्विट कर देंगे, उसको पनिशमेंट दे देंगे और मुकदमा में ख़त्म हो जाएगा। और अगर उसने कहा नहीं मुझे अपनी गलती नहीं माननी है, मैं ट्रायल लड़ूंगा, तो मजिस्ट्रेट साहब ये नहीं कह सकते कि नहीं आपको ट्रायल नहीं लड़ना है, फिर वो उसको लड़ने का पूरा मौका देंगे। उसके बाद लड़ने का मौका कैसे देंगे? 242 CRPC में जज साहब अभियोजन पक्ष से कहेंगे जाइए अपने एविडेंस लाइए, अपने गवाह लाइए, कोर्ट में पेश करिए, सब कुछ वहाँ पे होगा, पूरा पेश वेश होगा। उसके बाद 243 में डिफेंस एविडेंस की बात होती है। 243 में मजिस्ट्रेट साहब कहेंगे जाइए, अभियुक्त से कहेंगे, अक्यूज्ड पर्सन से कहेंगे जाइए अपने एविडेंस लेके आप आइए। उसके बाद 314 में फाइनल आर्गुमेंट होगी और 248 में जजमेंट आ जाएगा। तो दोस्तों आशा है कि वारंट ट्रायल आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको तो आप स्क्रीन पे मेरा फ़ोन नंबर लिख के आ रहा है, आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।